दोस्तों, आज हम क्लास 10 5.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5.1, 5.2 और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्लियर कर लिए सारे क्वेश्चन और पूरे डिटेल से क्वेश्चन क्लियर किए हमने सारे। आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक आप 5.2 के स्टार्टिंग का वीडियो जरूर देखें और 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 जरूर देखें। इससे आपको पूरी सिनेरियो क्लियर हो जाएगा पूरे चैप्टर का। तो देखते हैं 11th क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है पर आपको बिल्कुल नहीं आएगी। देखो, पहले जो चीजें दे रखी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या दे रखे है उस हिसाब से हम लिख लेंगे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो आपको पता है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को एन लिखते हैं और दे क्या रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी क्या पूछा है आपसे ए। इसने ब्रैकेट में कुछ लिखा है, इसके हम बाद में बात करेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म को क्या लिखते हैं S2 पूछा है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को A2 लिखते हैं, A2 पूछा है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, थर्ड को A3 लिखते हैं, A3 पूछा है। टेंथ को A10 लिखते हैं। फिर क्या है nth को AN लिखते हैं। दैट मीन्स AN फाइंड करना है, A10, A3, A2, S2। कितने क्वेश्चन हो गए, सॉरी A और है। देयर आर 6 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मैं इन सब क्वेश्चंस पे आऊँ उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो आपको इस चीज़ से बिल्कुल रिलेट करेंगी, आपको कनेक्ट कर देंगे टॉपिक के साथ में। एक सिंपल सी एपी लिख रहा हूँ। मान लो 5 और 7, 9, 11, 13 एक ये एपी है मेरे पास। अगर मैं आपसे बोलूँ कि A1 कितना है, आप कहेंगे 5। मैं बोलूँ A2 कितना है तो सेकेंड टर्म 7। मैं सेम ऐसे ही कहूँ A3 कितना है तो आपका है 9। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूछूं S1 तो चलो छोड़ो, एक बार S2 देखते हैं। S2 का मतलब होगा मीनिंग, जैसे Sn का मतलब क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कौन 7 और 5, इनका सम कितना 12। S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 12 और 9 कितना 21। अगर मैं बोलूँ S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म और अकेले फर्स्ट टर्म का तो क्या ही सम होगा, तो क्या होगा 5। यानी इसका मतलब A1 और S1 क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूले के फॉर्म में इस चीज़ को याद रखना है कि जो आपका A1 होता है वो S1 के इक्वल होता है। एक बात मैंने देखो प्रूफ करके दिखाई आपको। दूसरा एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं S2 में से S1 माइनस करूँ, S2 कितना है 12, S1 कितना है 5, तो मेरा कितना बचेगा 7। ऐसे अगर मैं S3 में से S2 माइनस करूँ, S3 कितना 21, S2 कितना 12, तो कितना बचेगा 9। देखो एपी में 7 कौन है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 7 कौन है सेकंड टर्म, और ऐसे 9 कौन है थर्ड टर्म। यानी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और आ गई। अगर सेकंड टर्म आपको निकालना है इससे, तो सेकंड टर्म के लिए आप आपका इक्वेशन बना सकते हैं S2 माइनस S1। अब देखो दोस्तों, अगर ये याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, आप इसको बना भी सकते हैं। तो ये तो था हमारा इनके बीच में सब कुछ रिलेशन। अब हम सारी चीज़ जल्दी जल्दी फाइंड कर देंगे। n की जगह मैं 1 रखने वाला हूँ, तो S1 इज इक्वल टू 4। मैंने बोला ना n की जगह 1, तो जहाँ पे भी n वहाँ पे 1, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, तो मेरे पास आया 3, जो मेरी किसकी वैल्यू हो जाती S1 की। अब ये भी आपको पता चला A1 और S1 इक्वल है। तो देखो A का मतलब क्या था फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आया भाई, हम जानते हैं A1 S1 इक्वल है, तो ये फर्स्ट टर्म होता है। और फर्स्ट टर्म आपके पास आया है कितना 3। एक बात का जवाब हमने दे दिया। S2 निकालेंगे, जैसे n की जगह 1 रखा था ऐसे 2 रखूंगा, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 2 आ गया, S2 4, n की जगह 2 और -2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, कितना बचा 4। तो भैया S2 भी कितना आया आपके पास, S2 4 आया, S1 3 आया था। तो क्या आपने S2 भी निकाल दिया, दूसरा क्वेश्चन क्लियर। अब हमें A2 A3 A10, यार दोस्तों हम देखो बहुत पहले से देखते हैं। A2 की इक्वेशन क्या बनती है A + D, A3 की A + 3D। ऐसे अगर आपको A और D मिल जाए तो काम बन जाए आपका। अब A आपके पास आ चुका है, D और चाहिए, D निकाल लें अपन तो काम सारा जल्दी हो सकता है। अदरवाइज हम इस फॉर्मूले पे आएंगे तो काफ़ी लंबा काम करेंगे। हम इस फॉर्मूले को एक थोड़ा सा A2 फाइंड करने के लिए काम में लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ A2 इक्वल टू क्या होता है S2 माइनस S1। तुम कहोगे सर A + D लिखो, A2 तो A + D होता है कि A + D बिल्कुल होता है, लेकिन हमारे पास A है, D तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम इससे नहीं कर सकते। S2 कितना है दोस्तों 4, S1 कितना है 3, तो कितना बचा 1। यानी आपका सेकेंड टर्म कितना आया दोस्तों 1। क्या हमसे पूछा था, बिल्कुल पूछा था। अब आपके पास देखो कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 1, तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस D निकालूँ तो जो होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना 1
माइनस A1 कितना 3, तो D आ जाता है दोस्तों माइनस का 2। अब आपके पास D आ गया और A आ गया। अब आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, तो मैं बारी बारी बताता हूँ। A3 का इक्वेशन बनेगा A + 2D। A कितना है जिसमें, A यहाँ पे है 3 + 2 और D अभी आया -2, तो 3 2 2 4 बचेगा -1। A3 आया। A10 निकालते हैं। A10 इक्वल टू क्या होगा, A + 9D। तो A कितना 3, 9D कितना -2, तो 3 9 2 -18, कितना बचेगा -15। A10 आ गया और AN निकालते हैं। AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D। तो A कितना 3, N है नहीं और D कितना -2। भाई n टर्म का nth टर्म पूछा तो n के फॉर्म में आंसर आएगा। कल भी हमारे पास एक क्वेश्चन था, सम ऑफ n टर्म पूछा था, इसमें जैसा आपको पूछेगा वैसे आंसर। इसने nth टर्म बोला तो n में आंसर है, उसको बोले pth टर्म, AP मतलब ऐसे बोले ना, pth टर्म निकालो तो p के फॉर्म में आंसर, n की जगह g लिखा हो तो g के फॉर्म में आंसर आएगा। तो 3 -2 का n से -2, -2 का 1 से +2 हो जाएगा, 2 और 5 हो गया, 2 और 3 5 हो गया और -2n। तो ये हमारा nth टर्म, यानी हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं दोस्तों 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 और 13, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। पहले आप समझिएगा 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। S40 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, फर्स्ट 40। तो Sn का फॉर्मूला आप देखो, वो से n/2 2a + n - 1 × D होता है। अगर सोचो मैं S40 का केस बनाऊंगा तो n की जगह 40/2 और 2a, यहाँ 40 रखूंगा तो -1 होगा तो 39D। ये मेरा S40 आने को रेडी है, लेकिन कौन कौन अब इसको चाहिए, A और D चाहिए, तो A और D हम निकालेंगे यहाँ पे। ऐसे 40 इंटीजर्स जो डिविजिबल होते हैं किससे, 6 से। सबसे शुरुआत में यहाँ पे एक AP बन सकती है 6 से डिविजिबल वालों की। पहले खुद 6 होता है, फिर 12 होता है, फिर 18 और ये संख्या आगे यूं ही चलती रहेगी। यहाँ फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 6 और कॉमन डिफरेंस भी है 6। जो वैल्यू आई यहाँ पुट करिए, 2 का डिवाइड किया 20 और 2 A से मल्टीप्लाई किया जो 6 है 39, D में भी क्या रखा 6। इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, वैसे थोड़ा आसान सोल्व करूँ, 6 कॉमन ले सकते हैं इसमें हम। 6 कॉमन लिया तो बाहर ऐसे आ गया और अंदर बचा 2 + 39 एंड 20 का 6 से 120 और ये 41। अब और मल्टीप्लाई आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करिएगा पूरा। सेम यहाँ पे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, यानी यहाँ पे S15। तो सोचो यहाँ पे S15 जब मेरे को फाइंड करना है, मैं सीधी S15 की एक इक्वेशन बनाता हूँ। तो 15/2 है ना, इस फॉर्मूले में के हिसाब से चल रहे हैं अपन। तो 2a, सोचो 15 वहाँ रखेंगे तो 1 कम तो 14D। इसको भी कौन कौन चाहिए, A और D चाहिए फाइंड करने के लिए, तो मल्टीपल ऑफ 8 बोला गया है। अब देखो डिविजिबल ऑफ बाई 6 या मल्टीपल ऑफ 8, इन दोनों बातों में मीनिंग कोई डिफरेंस नहीं है। हमने 5.2 में देखा था डिविजिबल बाई 6 से और मल्टीपल बाई 8। देखो समझना, मल्टीपल बाई 8 मतलब 8 के जो मल्टीपल्स हैं, 8 के जो पहाड़े में आते हैं, 8 की टेबल में आते हैं, 8 16 24 सो ऑन, हम ऐसे ही चलते रह सकते हैं। ये नहीं कि टेबल 10 पे खत्म हो जाती है। 10 यानी 18, 8 10 जा 80, 80 के बाद में भी टेबल आती है 88, फिर 96, ऐसे चलती रह सकती है। तो 8 की टेबल में आए या 8 से डिवाइड हो या मल्टीपल, दोनों का मीनिंग एक है। क्या आपके पास यहाँ पे A है जो 8 है और D डिफरेंस कितना है दोस्तों 8। A की जगह A और D की जगह D रख करके इसको सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, जैसा 13 और 12 था वैसा ये क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 150। 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं उनका सम आपने बताना है यहाँ पे। तो बात गौर से सुनो, इनके बीच में सबसे पहला ओड नंबर कौन होगा 1, फिर कौन होगा 3, फिर कौन होगा 5 और ये ऐसे चलता रहेगा 50 तक चलना है। तो 50 तो ओड नंबर होता नहीं, इससे जस्ट पहले कौन 49। क्या आपके पास एक AP बन चुकी है? बिल्कुल, ये एक AP है और हमें सम फाइंड करना है बीच में जितने भी ओड नंबर्स आते हैं सबका, यानी SN फाइंड करना है। तो SN का फॉर्मूला होता है दोस्तों n/2 2a + n - 1 × D और दूसरा SN वाला फॉर्मूला होता है SN = n/2 a + an। अगर मैं दोनों फॉर्मूलों की बात करूं, हमें यहाँ पे भी n चाहिएगा और यहाँ पे भी n चाहिएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कितने टर्म्स हैं, यानी 0 से 50 तक बीच में कितने ओड नंबर्स आने वाले हैं। अब या तो काउंट करो 1 3 5 7 9 11 ऐसे काउंट करो, 49 तक कर लोगे जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अगर 50,000 ऐसे नंबर ज़्यादा आएगा तो कैसे करोगे? तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक की काउंटिंग में, यानी 10 तक की काउंटिंग में ये जो नंबर से मैंने गोला बनाया जिन पे ये ओड नंबर्स, यानी 10 तक कितने ओड नंबर है 5 आधे। तो यहाँ कितने तक की काउंटिंग 50 तक, आधे कितने होंगे 25। तो आप एक तो ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर
तो दोस्तों इसी तरीके से n आपका 25 आ जाता है। अब n 25 आ चुका है, फर्स्ट टर्म देखिए कितना है 1 एंड कॉमन डिफरेंस आप आइडिया लगा लें यहाँ 3 - 1 क्या तो 2। अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, इस फॉर्मूले में आऊँ, अब चाहूँ तो लास्ट टर्म में लिख सकता हूँ an मेरा 49 है, तो मैं इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ क्योंकि an चाहिए है, a चाहिए ये रहा n 25, तो इससे भी कर सकते हैं। इससे करना चाहो इससे कर लो, n a o d n जी a जी o d जी, बस सारी वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व करके देखें। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर कमेंट में जरूर टाइप करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें जितनी बड़ी लैंग्वेज मिल रही इतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, समझना अच्छे से और आप कर लोगे बहुत आराम से। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अगर काम डिले हो जाता है तो उस पर कोई पेनल्टी है, जैसा यहाँ बता रखा है। तो यहाँ तक की बात में हमें केवल ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का, उसमें कोई पेनल्टी है, पेनल्टी के हिसाब से उसमें हमें कोई एपी वगैरह मिलेगी क्योंकि एपी का तो चैप्टर है। तो 200 फॉर द फर्स्ट डे, तो देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट डे पेनल्टी, सेकंड डे पेनल्टी कितनी 250। अभी आप तुरंत है ना डी निकाल लो, डिफरेंस A2 - A1 यानी 250 - 200 ये आया 50। तो आपके पास A हो जाता है 200 एंड D हो जाता है 50। वैसे आप सीधा भी निकाल सकते थे। थर्ड डे का भी 300 दे रखा है, वही एपी बना रखी ना 200 250 300, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रेसिडिंग डे। पहले वाले दिन 200 पेनल्टी लगी, फिर 2 दिन के लिए 250, फिर 3 डेज के लिए 300, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो इसने बोला हर एक सक्सीडिंग डे की जो पेनल्टी है ना पिछले वाले दिन प्रेसिडिंग डे से 50 मोर है, ज़्यादा है। तो इसने डी बताने की कोशिश की आपको, हाउ मच मनी, मनी टोटल कितना लगेगा, हाउ मच मतलब टोटल पूछा जा रहा है, यानी ऐसा आपसे पूछ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पे एज पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा देना पड़ेगा ज़्यादा, कितना रुपया मनी देना पड़ेगा ज़्यादा। इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज, अगर उसका काम कितने दिन लेट हो जाए 30, तो आपके एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ समथिंग एन होता है, तो नंबर ऑफ डेज 30 है, एस एन आपको फाइंड करना है। आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें और देखें यहाँ पर आपको कितनी चीज़ें मिल रही हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। एन की वैल्यू 30/2, 2a कितना 200 प्लस एन वही 30 में से 1 माइनस हुआ तो 29, और N2 में डी कितना है 50। और सोल्व करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 15, ये मल्टीप्लाई किया तो 400, 29 का इससे करेंगे तो 9 5 जा, एक मिनट मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 4 और 9 5 2 जा 10 और 4 14। अब इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा जो पेनल्टी के फॉर्म में दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जिसको भी देना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। अ सम ऑफ 700, शुरुआती लाइन से आपको पता चल रहा है आपको एस एन की वैल्यू दी जा रही है 700। उसके बाद इज टू बी यूज, वो 700 यूज किया जाएगा टू गिव 7 कैश प्राइजेस। कितने कैश प्राइजेस 7। तो जब भी आपको नंबर ऑफ समथिंग दिया जाता है तो आपका एन होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइजेस कितना दे रखा है 7, तो आपका एन बन जाएगा। ये एस एन बना वो एन बन गया। आगे 2 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक स्कूल में ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के दौरान उनको जो प्राइजेस दिया जाना है बच्चों को 7 कैश प्राइज दिए जाने, जिसके लिए उन्होंने 700 रुपीज डिसाइड कर रखे हैं। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन, ये कहानी बहुत अच्छी है, ईच प्राइज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। इसका मीनिंग क्या है, अगर मान लो कोई फर्स्ट पोजीशन पे बच्चा आ गया और उसको हमने मान लो दे दिया 300 रुपीज, तो अब सेकंड वाले को बोला ना 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो अब 300 हमने दे दिया, अगले वाले बच्चे को 20 कम देंगे, तो कितना देंगे हम 280, फिर 20 कम देंगे तो 260। आप गौर करो यहाँ पे आपको डिफरेंस के बारे में बताया गया है, तो डिफरेंस गौर से देखो, यहाँ से यहाँ 20 है या -20 है, बताओ कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है -20, कम होता जा रहा है। आप निकाल के देख लो 8 - 7 करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, कितने प्राइज है 7 प्राइज का मतलब फर्स्ट प्राइज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, वो आपके टर्म्स बन गए। तो आपके सारे टर्म्स बताने हैं पी के, तो कहने का मतलब अगर आपके पास ए और डी आ गए ना तो सब कुछ बता दोगे। तो डी तो है, बस ए निकालना बाकी है। तो हम करते हैं शुरू इसको। देखो एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जैसी जैसी वैल्यू रख दो, एस एन 700 है, n 7/2, 2a है नहीं, n वही 7 तो 1 माइनस क्या तो 6 और d कितना है -20। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं, 700 इज इक्वल टू 7/2, 2a ये मल्टीप्लाई होकर के 120 बनाएगा, 2 इधर आएगा वो जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, 2a माइनस 120, 7 से कैंसिल करूँगा 100 का 2 से करूँ 200, 120 इधर आया प्लस का इक्वल टू 2a, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 320, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में इक्वल टू a,
सॉरी ये 2 आएगा ना, 2 का डिवाइड किया तो 160, यानी मेरे फर्स्ट प्राइज़ की वैल्यू आई, फर्स्ट प्राइज़ आएगा ना, ए मतलब कौन होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्राइज़ कितना है 160। अब सारे प्राइजेस बताने, सो नेक्स्ट प्राइजेस आप है ना, ऐसे नहीं कि A2 के लिए A+D A+3D ऐसे करें, आप 20 कम कर लो ना, तो नेक्स्ट प्राइजेस में सारे आने वाले हैं। तो फर्स्ट 160 है, सेकंड वाला 140, थर्ड 120, फोर्थ 100, फिफ्थ 80, फिर है 60 और फिर है 40। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्राइजेस हो गए, इनका सम करोगे ना 700 मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखते हैं 17 क्वेश्चन जिसकी लैंग्वेज ये वाली बहुत बड़ी वाली लैंग्वेज है। मैं लिखते लिखते मेरा हाथ दुख गया, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन में बड़ा छोटा लगेगा, बस लैंग्वेज बड़ी इसकी। तो सॉल्यूशन समझते हैं। कई बार इतनी लैंग्वेज बच्चों को डरा देती है कि ये पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, तो इतना कुछ है नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आपकी तरह। इन ए स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। मैं बता रहा हूँ आपकी तरह कुछ बच्चे हैं स्कूल में जिन्होंने ये सोचा है कि हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ पेड़ लगा दें। और पेड़ आपको भी लगाने चाहिए दोस्तों, आपके कभी जन्मदिन पे या किसी भी अच्छे ओकेजन पे पेड़ जरूर प्लांट करें। ये एयर पोल्यूशन को ही रिड्यूस नहीं करता, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में हर तरीके से पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है। तो देखते आगे, यहाँ पे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्कूल के बच्चों ने सोचा, स्टूडेंट्स ने सोचा कि हम है ना इन एंड अराउंड स्कूल के अंदर और बाहर की तरफ पेड़ लगा देते हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन के हिसाब से काम की बात नहीं है, एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत काम की बात है। इट वॉज डिसाइड दैट ही द नंबर ऑफ ट्री, ये डिसाइड किया गया, अभी उन्होंने प्लान तो कर लिया कि पेड़ लगाने, लेकिन उन्होंने इसको क्रिएटिव तरीके से किया कि नंबर ऑफ द ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। अभी बात यहाँ से जो यहाँ तक चली है ना, इसमें क्या आ गया, उन्होंने डिसाइड किया कि प्लांट जो लगाने हैं, ये यहाँ पे डिसाइड हुआ कैसे लगाने, ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट, हर सेक्शन क्लास का हर एक सेक्शन प्लांट करेगा ट्री, विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, वो जिस क्लास में है उतने ट्री। जैसे मान लो 5th क्लास के बच्चे हैं, तो 5th क्लास का कोई सेक्शन 5 ट्री लगाएगा, 5 ट्रीज लगाएगा। आप 10th क्लास में 10th क्लास के सेक्शन वाले 10 ट्रीज लगाएंगे। अब देखना पड़ेगा सेक्शन कितने आगे। ईजीए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, बोला ना, क्लास फर्स्ट के एक सेक्शन क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन 1 ट्री लगाएगा, एक सेक्शन क्लास सेकंड वाला 2 ट्री लगाएगा, एंड वो 12वीं क्लास तक चलेगा। सो ऑन टिल 12th क्लास देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। सोचो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास वालों के कितने सेक्शन हैं 3, तो 1 ट्री यहाँ से, 1 ट्री यहाँ से, 1 ट्री यहाँ से, तो टोटल मुझे ट्रीज मिलेंगे कितने 3। फर्स्ट क्लास 3 ट्री लगा देगी। सेकंड क्लास की बात कर लेते हैं, सेकंड क्लास में वही 3 सेक्शन है, बोला ना कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, तो 2 ट्री 2 और 2, सब लोग 2 ट्री लगाएंगे हर एक सेक्शन, और टोटल ट्री लगेंगे 6। सो ऑन चलती रहेगी बात, और फिर आएगी 12th क्लास। तो 12th क्लास में हमारे पास यहाँ पर फिर से 3 सेक्शंस हैं, और ये 12 और 12 और 12, यानी टोटल कितने ट्रीज लगाएंगे 36। सो ऑन हमारे पास AP आ चुका है 3 6 .36। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या पूछा, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ हाउ मेनी ट्री का मीनिंग है आपसे SN पूछा गया है दोस्तों, SN आपसे पूछा गया है, और N आपको 12 दिया गया। टोटल क्लास कितनी है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ऐसे टोटल टर्म कितने हैं 12 है, 1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 12th क्लास तक 12 टर्म, तो N की वैल्यू 12 हो जाती है। SN पूछा गया है, टोटल ट्रीज, हाँ जितने भी ट्रीज है सबका सम। तो यहाँ पे A कितना हो जाता है मेरे पास 3, और आप देखो D को और से भी 3। SN का फॉर्मूला N/2 A प्लस AN वाला भी लग जाएगा यार इसमें, तो क्योंकि AN भी है यहाँ पे। लास्ट टर्म कितना है 36, तो N की वैल्यू कितनी है 12/2, A कितना है 3, लास्ट टर्म 36, 2 का डिवाइड करो आएगा 6, और ये आएगा 39। मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मिनट, ये 5 आएगा, 4 6 3 18 और 5 2 3, तो टोटल 234 वहाँ पे प्लांट्स लगेंगे टोटल, जो 12th क्लास तक के बच्चे लगाएंगे एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था 17 क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसकी भी लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है, और क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको चैप्टर 12 की थोड़ी सी चीज़ का यूज भी करना पड़ेगा, और बाकी तो देखो आपको आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। अपन को मान लो कोई वायर मिला, और अपन ने यूँ उसको फोल्ड कर करके स्पायरल जैसा बना दिया। ठीक है, अपन सर्कल तो नहीं बना सकते, अपन उसको मान लो कोई वायर यूँ है, हम उसे क्या करेंगे, मान लो फोल्ड करने लगेंगे, तो फिर यूँ, कई बार हम फ्री बैठे होते हैं तो बना देते हैं ऐसे, तो ऐसे सेमी सर्कल्स बना दिए इसने। सेंटर A, वहाँ पर जो सेंटर रखा गया है वो A मान करके सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं, स्पायरल बनाया गया है।
तो यहाँ तक तो आपको इससे मिली जानकारी कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, स्पायरल बन रहा है। अब रेड आई, ये रेड आई क्या होता है सुनो, जैसे बॉय और बॉयज़, बॉयज़ सिंगुलर नाउन है, बॉयज़ प्लूरल नाउन है, तो ऐसे रेडियस सिंगुलर है, रेड आई मतलब बहुत सारी रेडियस होंगी, तो वहाँ पे प्लूरल नाउन के लिए रेड आई है। तो 0.5 है, 1.0, 1.5, 2.0, यानी मैं लिख सकता हूँ रेड आई ऑफ सेमी सर्कल्स कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, चलो यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं 1.0, 1.5, 2.0 और सो ऑन, ऐसे चल रही है रेडियस हैं सारे सर्कल्स की। एस ऑन एन फिगर, इस फिगर में दिखाया गया, देखो ये पहले वाला सर्कल है सेमी सर्कल, मतलब इसकी रेडियस कम होगी यार, ये बात है, ये छोटी सी रेडियस है। अब इस पे जब आप हो गए यहाँ तक आप, तो इसकी रेडियस बढ़ गई, कोई सर्कल बढ़ गया, फिर एक और सर्कल, फिर एक और, ऐसे सेमी सर्कल से रेडियस बढ़ती जाएंगी। व्हाट इज द टोटल लेंथ, मतलब क्या पूछा आपसे, ऐसा नहीं पूछा भाई, टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो यहाँ पे एन दे रखा आपको, एन दे रखा है 13, बोला 13 सेमी सर्कल्स हैं, आप मुझे बताओ टोटल लेंथ कितनी स्पायरल की, वायर की, स्पायरल की, और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अब आप मेरे को बताओ एक चीज़, सीधा वायर होता तो आप नाप के निकाल सकते हो, फीता रखा नापा लेंथ आ जाएगी, लेकिन जब ये सर्कुलर शेप में है तो कैसे निकालेंगे, तो सर्किल की अगर ये वाली पार्ट आपको निकालनी है, ये वाला पार्ट निकालना है, तो ये सरकमफ्रेंस होता है, तो मैं लिखता हूं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वो होता है 2πr, लेकिन हमारे पास तो सेमी सर्कल है दोस्तों, सेमी मतलब आधा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के लिए 2 का डिवाइड करो तो क्या बचेगा πr, तो मतलब कि मुझे यहां से यहां तक की निकालने के लिए सरकमफ्रेंस पता करनी पड़ेगी इसकी, और सरकमफ्रेंस कैसे आएगी, पाई का मल्टीप्लाई आर से करो, तो पाई तो आपके पास, मतलब पाई तो पाई होता है, रेडियस है ही, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे AP ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस के पी बना रहा हूं, पाई का मल्टीप्लाई आर से, पहले रेडियस कौन है, पहले वाले सर्कल की 0.5, उसको आर से पाई से किया तो 0.5 पाई, अभी पाई की वैल्यू मत रखो, बाद में रखेंगे, बहुत छोटा हो जाएगा। 1 का पाई से करो 1 पाई, फिर 1.5 पाई, फिर 2.0 यानी 2 पाई। कहने का मतलब जो आपके पास रेडियस की एपी बनी हुई थी उसी से आप पाई मल्टीप्लाई करके सरकमफ्रेंस पता कर सकते हो, और आपको तो सरकमफ्रेंस चाहिए, नहीं तो टोटल कैसे निकालोगे, सरकमफ्रेंस ही तो है टोटल निकालने के लिए, ये सरकमफ्रेंस फिर ये वाली, फिर सारी सरकमफ्रेंस का सम करोगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म गौर से देखो 0.5 पाई है। दूसरा आप डी निकालो, आप 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 बचेगा ना, और पाई तो है तो पाई लगा दो पीछे, 1 पाई में से 0.5 पाई गया तो 0.5 पाई, सीधा माइनस कर लो, 1 में से 0.5 गया तो 0.5 पाई लग रहा है तो पाई लगा दो पीछे। एन की वैल्यू आपको दे ही रखी 13, अब लगाओ एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस एन की जगह 13/2, 2a की जगह 0.5 पाई प्लस n की जगह वही 13 में से 1 गया तो 12, और d की जगह भी 0.5 पाई। सोल्व करते हैं, आप अगर यहाँ देखो गौर से, मैं कॉमन ले सकता हूँ, 0.5 पाई दोनों जगह है ना, बाहर पटको इसको ला के, 13/2 0.5 पाई, और अंदर देखो 2 और प्लस 12, 2 + 12, तो ये तो बचा 13/2, इसकी डेसिमल हटाओगे तो 5/10, और पाई को वैल्यू पुट कर दो पाई की 22/7, और अंदर ये दोनों मिलकर बनाएंगे 14। तो अब इनको सोल्व करते हैं, 7 से काटा 2 और 2 से काटो, यानी 7 और 2 से काटो 14 गया। अब ऊपर 5 से इसको काटेंगे तो 2, और 2 से उसको काटेंगे तो 13 × 11 यानी 143 सेंटीमीटर आपकी उस वायर की लेंथ होगी जो इस स्पाइरल में लगा हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो दोस्तों देखिए 19 क्वेश्चन, ये मेरा वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है। 5.3 में 1-2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट, उनमें से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आप टिक भी कर सकते हैं, एग्जाम की वजह से बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, देयर आर 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। 200 लोग्स मतलब लट होते हैं, मतलब एक तो लकड़ी होती है लट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े वाले, तो पूरे पेड़ के पेड़ होते हैं। मतलब 200 लोग्स स्टैक इन फॉलोइंग मैनर, 200 लोग्स को कुछ इस तरीके से रखा जाने वाला है। 20 लोग्स इन बॉटम रो, तो मान लो कि कोई ट्रक है या कहीं भी कोई जगह है जिसपे शुरुआत वाली रो में 20, मैं 20 बनाऊंगा नहीं, आपको थोड़ा समझाने के लिए बना रहा हूँ कि मान लो 20 इसमें रख दिए गए होंगे, तुम मत गिनना इनको 1 2 3 4 5 6 का होगा, अभी 20 मान लो यार, है ना। उसके बाद कुछ और कम कर दिए, मान लो 19 कर दिए, बोला ना 20 फर्स्ट रो, 19 इन नेक्स्ट रो, 18 इन नेक्स्ट रो, ऐसे ऊपर की रो में 18 कर दिए, ऐसे आपको आगे तक रख देने हैं,
ठीक है 28। अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है कि शुरुआत वाली उम्र रखो, इसके ऊपर 2 रख दो, ऐसा हो सकता है। ऐसे गिर जाएंगे, लठ है बड़े वाले, ऐसे दूसरी तरफ फैल जाएंगे, तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम, फिर ऐसे वाला ऑर्डर बन जाएगा पिरामिड टाइप का। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स पैलेस, कितनी रो बनेगी 200 लॉग्स पैलेस हो जाएंगे। तो पहली बात तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया नंबर ऑफ रोज, यानी आपका ये n बन जाएगा, एक बात। दूसरा, आपको एक डायरेक्टली दे रखी एपी, पहली रो में 20 लॉग्स हैं, दूसरी में 19 है, तीसरी में 18 है। आप चाहो ना पहले इसको लैंग्वेज में लिख लो, लॉग्स इन फर्स्ट रो, लॉग्स इन सेकंड रो, लॉग्स इन थर्ड रो, और ऐसे ही आपको यहाँ 200 लॉग्स बताए गए हैं, यानी वो आपका SN बनेगा 200 टोटल लॉग्स। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो, हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो, ऐसे कोई टॉप रो बनेगी तो आपको ये लग रहा होगा पहले एक लॉग होगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है। 200 लॉग्स धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, तो वहाँ पर लास्ट वाली रो में कितने लॉग होंगे, यानी आपको यहाँ पे AN भी फाइंड करना है, लास्ट रो में लॉग्स कितने हैं। तो जितनी चीज़ें उसके हिसाब से शुरू करते हैं, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यूज पुट करते हैं, SN है 200, n है नहीं, 2a कितना है 20, मैंने लिखा ही नहीं, a तो a 20 है, और d देख लो भाई यहाँ पे कम होता जा रहा है, -1 है, तो प्लस n वापस से नहीं है, d है -1, तो 200 n/2, 2 का इससे 20 का इससे मल्टीप्लाई करें 40, -1 का n से करें -n, -1 का -1 से करें तो +1, ये 2 डिवाइड का इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 400 बना देगा, ये n है, 40 और 1 41 और -n, तो 400, n का 41 से 41n, n का n से n स्क्वायर को इधर लेके आए पॉजिटिव, 41n को इधर लेके आए नेगेटिव, और पहले से जो 400 इधर बैठा हो पॉजिटिव, तो उधर की तरफ सारी इधर आ गए, तो उधर क्या बचा 0। फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमने आपको थर्ड क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन है ऐसे जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर के सॉल्यूशन होगा, और आपको होगा सर ये तो 3-4 ही हुए, एग्जांपल भी भाई वो भी तो क्वेश्चन में काउंट कर लेंगे ना अपन, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टोटली। मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, मैं इसका फैक्टर करता हूँ दोस्तों, n स्क्वायर माइनस कितना बनेगा 400 है ना, तो इसका कितना होना 25n एंड -16n कर दो, ठीक है, बन जाएगी बात। जो मैंने जल्दी से निकाला ना, आप इसको श्रीधराचार्य मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से सोल्व करो जिससे तुम आए, तुम्हें जिससे आ जाए उससे सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा लेट कर लेना पर सही करना भाई। n कॉमन ले लेंगे इसमें, तो n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना रहेगा n-25, और यहाँ पे 16 कॉमन आ गया 16 माइनस का, तो n-25 आ गई। मतलब मैं ना थोड़ा सा इस मामले में अभी आपको एक्सप्लेन करता हुआ नहीं चल रहा हूँ, आई होप आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, नहीं आता तो हमारे ही चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 में आप जब जाएंगे वहाँ देखेंगे, तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया हुआ है, और 2.2 में के अलावा आपको 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, दोनों को वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं उनको। कॉमन लिया n-25, बचा n-16 इक्वल टू 0। जब मैं n-25 को इक्वल टू 0 लिखूँ, n-16 को 0 लिखूँ, तो मेरे पास आता है n, यहाँ से तो 25 प्लस का, और वहाँ से आएगा 16। अब हर बार सवाल में क्या होता था कि n है ना, एक तो आता था अजीब सा नंबर, एक आता था नेचुरल, तो हम कहते थे नेचुरल नंबर तो होता है एपी में, मतलब n की वैल्यू नेचुरल तो होती है तो वो हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही नेचुरल आ रहे हैं, तो यहाँ कौन सा आंसर होगा, थोड़ी देर रुकना, इनमें से एक ही आंसर है, पता चलाने के लिए हमें यहाँ an और निकालना पड़ेगा। हमने n निकाल दिया, कोई ना कोई तो है, an और निकालते हैं, 4 n इक्वल टू 25। अब n इक्वल टू 25 लेकर के मैं an सोल्व करने वाला हूँ, तो an का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, an मतलब लास्ट वाली रो में कितने लट होंगे, an कितना है दोस्तों, an तो फाइंड करना जी, a कितना है फर्स्ट टर्म 20, n मान लो मैंने 25 लिया ही इस बार के लिए, 25 में से 1 माइनस का 24, और d कितना है जी -1, तो 20 और ये -24 और बचा -4। अब आप मेरे को ये बताओ, लॉग्स मतलब लट जो है माइनस में हो सकते हैं क्या, -4 लट होंगे, लट नहीं होंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप और एक्सप्लेन कर दो, लॉग्स आर नॉट कैन नॉट इन नेगेटिव वैल्यू, ये भी लिख सकते हो। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, so n इक्वल टू 25 इज नॉट द नंबर ऑफ रोज, तो ये तो कैंसिल हो गया। नाउ अब n इक्वल टू 16 मैदान में अकेला बचा है, तो an निकालो, a प्लस n माइनस 20, a है 20, n 16 लिया तो 15 बचेगा आपका, 1 माइनस होने पर d -1 है ही, तो 20 माइनस 15 बचेगा -5, सॉरी +5 ये भी गड़बड़ हो जाता है अभी। तो हमारा है ना लास्ट टर्म, यानी लास्ट वाली रो में कितने लॉग्स होंगे 5, तो देयर आर 16 rows of logs and the last row has 5 log, मतलब कि यहाँ जो लट हैं उनकी रो है 16 और लास्ट वाली रो में जो लट हैं वो है 5। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 5.3 का पोटैटो रेस का। देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ए पोटैटो रेस
एक आलू दौड़ हो रही है ना, आलू नहीं भाग रहे वहाँ पे, आलू के लिए दौड़ रही थी। आप समझना, क्वेश्चन आगे चलेगा पता आपको। अब बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रख दी विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले वाले पोटैटो से ये जो बकेट है वो कितने मीटर के डिस्टेंस पे? 5 मीटर। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस एट द स्ट्रेट लाइन, और आगे वाले पोटैटो स्ट्रेट लाइन पे प्लेस किए गए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ पोटैटोज, तो 10 है, तो आपका n बनेगा, n की वैल्यू यहाँ पे 10 है। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो मैं आगे आपको पढ़ करके ही समझाऊंगा। देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक एंड विद इट, ड्रॉप इन द इट द बकेट, रन बैक, पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। मतलब यहाँ पे जो मैंने पढ़ा ना, आपको जल्दी जल्दी समझ में नहीं आएगा, समझा देता हूँ। पोटैटोज उठा के इस बकेट में डालें, ये नहीं कि जाओ और इकट्ठे करके सारे ला के रख दो। 10 पोटैटोज है, मैंने 3 बनाए, अब मतलब 10 है ऐसे मान लो, तो सारे एक साथ उठा के नहीं रखने, 1 बाय 1 जाना है। यहाँ से चलना है, स्टार्टिंग पॉइंट बकेट के पास से यू जाना है, पहला पोटैटो उठाना है, यू आना है। यू भी नहीं कि यहाँ से ही और ऐसे ऐसे थ्रो करके फेंक दे, यू भी नहीं करना, हमें यहाँ से यहाँ जाना है 5 मीटर, फिर वापस 5 मीटर आना है। तो पहले पोटैटो को उठाने के लिए जो हमने डिस्टेंस कवर करी होगी वो होगी कितनी? 10 मीटर, है ना। आप इसको थोड़ा और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो। चलो मैं लिखता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो। डिस्टेंस ये 5 है ना, और यहाँ से ये 5 पोटैटो, 5 और 5 कितना? 10 मीटर लिख लो सर। तो पहले पोटैटो के लिए डिस्टेंस जो कवर करी वो 10 मीटर है। अब देखो नेक्स्ट, अगला पोटैटो 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसमें लिखा है कहीं पे, इसमें कहीं पे आई थिंक मेरी किताब में है ना, मेरी बुक में एक चीज़ मिस है कि आगे के जो पोटैटो है ना वो 3 मीटर के गैप पे है, ऐसा नहीं बताया इसने। तो सोचो मैं अगला पोटैटो उठा के लाऊं, यहाँ से यहाँ जाऊँ 5, फिर ऐसे गया 5 और 3 8, और 8 वापस आया। तो सेकंड पोटैटो के लिए जो अपनी मेहनत होगी कितने डिस्टेंस की होगी, ये सब चीज़ें सेम रहनी है। 5 और 3 और 5 3 16 हो गए ना, 5 3 8 और 8 16 मीटर, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म 16 हो गया, बस 2 तो वोट हैं अपने पास। तो मेरे को ए मिल गया, फर्स्ट टर्म 10, और डिफरेंस देखो 16 माइनस 10 करोगे तो 6 मीटर, है ना। मीटर मत लिखो यहाँ पे, सोल्व करते टाइम नहीं लिखेंगे। आगे बोला गया, लैंग्वेज पढ़ना आप भी। एंड द कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। हमें यहाँ टोटल डिस्टेंस पूछी जो कॉम्पिटिटर को रन करनी पड़ेगी, यानी SN पूछा है। SN का लगाओ ना यार फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। देखो समझ लो वापस से, बकेट रखी है, पोटैटोज रखे हैं, पहला पोटैटो 5 मीटर पे 5 मीटर तक गए, पोटैटो उठाया और वापस 5 मीटर गए और बकेट में डाला। अब फिर 5 और 3 8 आए, फिर वापस 8 गए, तो 8 और 8 16 चला, फिर ऐसे ही सोन चलते रहेंगे। 10 पोटैटोज हैं, सारे उठा के लाने हैं। तो SN 10 की n की वैल्यू 10, 10/2, 2a कितना है? a है 10 प्लस n वही 10, 10 ही क्या ये, सॉरी हाँ ये दोनों 10 है। तो 10 - 1 9, और d कितना है? 6। तो 10/2 5 आएगा, ये 20, 9 6 54। सोल्व करते हैं, 5 इंटू ये दोनों मिलकर 20 और 54 कितने होंगे? 74। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20, 5 7 35 और 37 मीटर। यानी कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन 370 मीटर। इस पोटैटो रेस को पूरा करने में उसको 370 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था हमारा 5.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसका मतलब हमने आज चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर 5 में हमने सारे वीडियोज़ में बहुत डिटेल से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया है। दोस्तों हमने हमारी पूरी सीरीज में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ये कंप्लीट कर लिए हैं, और हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट बना रहना चाहिए, और आप सभी इस लर्निंग को एंजॉय करें। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।